चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, इसका एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे और वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, इसमें हमने देखा था कि हरियाणा के बारे में बातचीत की गई है बहुत सारी किताबों में, और अगर सबसे पुरानी ऑथेंटिक किताब का जिक्र करें तो ऋग्वेद, जो कि कौन से टाइम की बातें बताती है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस ऋग्वेद में हमारा नाम आया और मिट्टी के नाम पर हमें कहा गया रज हरियाणे। रज हरियाणे भी लिखा है, रज हरियाणा भी। रज मतलब मिट्टी। इस टाइम की किताब को, जो इस टाइम की लाइफ को दिखाती है, उसी में से एक ऋग्वेद है। फिर इसके साथ साथ हमने देखा था बहुत सारी किताबें जो ब्राह्मण के नाम से, आरण्यक के नाम से जंगलों में बैठकर लिखी गई, और उपनिषद में आप सबके हरियाणा का जिक्र आया। 108 उपनिषद में कई उपनिषदों में आपका नाम आया, आरण्यक में भी कई में आपका नाम दिखा, और ब्राह्मण जो किसको आसान बनाते हैं, वेद, सारे वेदों को, इनमें भी शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में आपका नाम आया। फिर आपने देखा एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था 950 ईसा पूर्व, जिसे आप कहते हैं महाभारत। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि महाभारत लिखा कब गया, और इसके ऊपर कोई एक ऑथेंटिक आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत लिखा गया था इसी दौर के बाद। उनका कहना है कि 900 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत लिख दिया था। किस आदमी ने? और जिसने वेदों का संकलन भी किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस टाइम की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बाद में जो महाभारत लिखा गया 400 ईसा पूर्व, यानी कौन सी शताब्दी हुई है? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले। कहते हैं इसकी जो सबसे ऑथेंटिक किताब थी वो यहाँ मिली थी। अब ये थोड़ा सा गलत लगता है इसलिए क्योंकि वेद व्यास अगर इस टाइम जिंदा थे, जब युद्ध हुआ तो वेद व्यास जिंदा थे ना। वो इतने साल, कितने साल जिंदा रहे? फिर 900 से अगर 400 आने तक वे जिंदा बैठे थे, वो तो फिर लाइफ ही बहुत लंबी हो गई। इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आप खुद देखो इसमें अलग अलग किताबें अलग अलग बात करती हैं। कोई कहता है ये गुफा से कुछ पत्रों पे लिखा मिला था, बाद में ये इकट्ठा किया गया। अब भगवान ही जाने कि क्या ठीक है क्या गलत, पर हम ये मान लेते हैं कि वेद व्यास ने हमारे महाभारत की रचना की, जो शायद 950 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था। और इस टाइम तक आते आते आपके यहाँ पर एक खास चीज़ जो खोज ली गई थी, लोहा, और इसीलिए आपके युद्ध में बड़े लेवल में लोहे का इस्तेमाल मिला। पर अभी घरों में, महलों में लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए इस टाइम का ना तो कोई महल आपको मिलता और ना इस टाइम का कोई घर मिलता। जैसे अगर आप देखते हैं मुगल काल, तो इन सब की चीज़ें आज भी हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई। इस टाइम के शायद घर या तो कच्चे सामान से बनते थे या कुछ इस तरह के मटेरियल से जो बायोडिग्रेडेबल था, समय के साथ वो नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद आप देखते हैं एक सदी आती है जिसे आप कहते हैं 600, और इस टाइम पर आपका भारत बड़े बड़े किस में बढ़ जाता है? महाजनपद। जन मतलब जनता, पद मतलब पैर, जनता के पैर, यानी बड़े लेवल पे जहाँ लोग, ये जब तक था ना, इसके बाद, इससे पहले का समय वो था कबीलाई समाज, कबीले थे, हर कबीले के बहुत सारे लोग हुआ करते थे। फिर ये कबीले आगे जाके जन बने, फिर ये जनपद बने, और लास्ट में आके क्या बन गई है? महाजनपद। इसकी जानकारी आपको बौद्ध धर्म की किताबें और जैन धर्म की किताब देती हैं कि इस तरह से भारत में 16 महाजनपद थे। इन्हीं जनपदों में एक जनपद हुआ करता था कुरु, और कुरु पहले जनपद था, फिर आगे जाके क्या बन गया? ये महाजनपद। और इसी कुरु महाजनपद का हिस्सा आपका हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा, जो कुरुक्षेत्र के आसपास था, जो फैला हुआ था आज की दिल्ली तक और आज के यूपी के मेरठ तक, क्योंकि मेरठ में इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर, और इनका इम्पोर्टेंट शहर था इंद्रप्रस्थ। आपने कितनी बार ये महाभारत में सुना है, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, है ना? तो ये सब, ये 2 मेन इलाके थे किस महाजनपद के? इसका मतलब दिल्ली, हरियाणा और यूपी की बेल्ट में फैला हुआ था ये कुरु महाजनपद, जिसके बारे में हम कुरुक्षेत्र के हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका, नीचे दक्षिण तक दिल्ली तक, और अगर उस तरफ देखें तो यूपी तक का इलाका, ये पूरी कुरु महाजनपद की बेल्ट थी।
इस एरिया में जैसे पूरा हरियाणा देखा जाए महाजनपदों के बाद, तो एक बहुत ताकतवर लोग आए थे बाद में। पहले तो मौर्य आए थे, मौर्य सबसे पहले मौर्य आए, मौर्यों के बाद आए थे गुप्त। महाजनपद काल के बाद मौर्य आए हैं, क्योंकि महाजनपद काल तक तो मौर्य थे ही नहीं। मौर्य एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध, जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, और इसका कारण था मगध के आसपास बहुत ज्यादा जंगल। आवाज में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम लोगों को? मुझे लग रही है, सही लग रही है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गड़बड़ है। चलो देखो, 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में अलग अलग, जैसे यहाँ मत्स्य है, यहाँ कुरु है, गांधार है, कांधार है, ऐसे पांचाल और ये सब। इनमें एक मान लो ये, इसका नाम था मगध। मगध मतलब आज का बिहार। इसके आसपास की बेल्ट धीरे 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 करके इसने सारी अपने हिस्से में ले ली, और मगध सबसे बड़ा बन गया। अभी भी गड़बड़ है कुछ, उसको बोलो देखेगा। तो देखो मगध बड़ा बन गया। इस मगध में एक टीचर था जो यहाँ काम करता था, जिसका नाम था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये? तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर था जिसका नाम था चाणक्य। ये चाणक्य यहाँ से यहाँ आएगा, और इसका कारण है एक यंग नौजवान लड़का जो पूरी धरती पर अपना झंडा फहराने की इच्छा रखता है, जिसका नाम है सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके डर से, जो कि यूनान से चला आ रहा है, एथेंस ग्रीस से, इसके डर से ये यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ के राजा ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पर मगध महाजनपद था, और यहाँ का राजा था नंद वंश का राजा धनानंद। जिस कारण फिर इसने अपना एक लड़का तैयार किया, जो 16 साल का एक लड़का इसने पकड़ा था जंगल से, और 8 साल यहाँ खूब मेहनत करके उसको काबिल बनाया, जो आगे जाके कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी मौर्य ने पंजाब से अपने राजपाट की शुरुआत की। हम भी उसी का हिस्सा थे। तो पंजाब से शुरू होते होते होते, और ये बिहार के मगध की बेल्ट, और फिर पूरे भारत का एकमात्र सबसे पहला बड़ा राजा। तो इंडिया को एक बनाने वाला पहला राजा कौन था ये? जिसके पीछे किसका बहुत बड़ा हाथ था? चाणक्य। चाणक्य जो कहाँ का गुरु था? तक्षशिला का। और ये किस राजा के पास गया था? क्या था? अरे पास होने से तो और बढ़ेगी आवाज। गूंज है आवाज में, रोज जैसी क्लैरिटी नहीं है। तो मगध देखो है ना गूंज आवाज में। मगध जो था, इसका राजा था, नंद वंश का राजा। फिर इसका खात्मा करके किसने इंडिया का राजपाट बनाया? इसके टाइम में आपका हरियाणा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था पंजाब के आसपास से, फिर पूरी बेल्ट इसने अपने हिस्से में ले ली, और इस दौर में आपके यहाँ भी इन्हीं का राज स्टार्ट हुआ। कौन से लोगों का? मौर्यों का। लेकिन क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की कोई किताब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देती सिवाय इंडिका के, तो उसने आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। आपके यहाँ इसका पोता, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के बाद कौन आया था? इसका बेटा था बिंदुसार, और इसका बेटा था अशोक। अशोक के टाइम की कुछ चीज़ें आपके यहाँ हैं जिनमें अशोक का स्तंभ है। आप जानते हैं अशोक का एक बड़ा सा स्तंभ था जिसके 2 हिस्से टूट गए थे, एक शेरशाह के नाम पर और एक फिरोज शाह तुगलक ने, गुजरी महल, जिसके बाहर एक मस्जिद बन गई तो नाम हो गया लाट की मस्जिद। और एक हम जानते हैं किसके नाम पर है? ये हुमायूं, शेरशाह नहीं, हुमायूं। तो ये 2 हिस्से इनके थोड़ी ना है, ये हमारे टाइम के किस राजा के हैं? अशोक। क्योंकि इनको जब देखा तो वही लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन था, जिससे कि अशोक ने अपने अलग अलग स्तंभ बनवाए थे। अब अशोक के टाइम तक लोहा तो था, लेकिन इसके स्तंभ में ज़्यादातर में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया। और इसकी एक अच्छी बात ये थी कि इसने बहुत सारे ऐसे बड़े और छोटे लेख, अभिलेख, शिलालेख चट्टानों पे लिखवा दिए, जिससे कम से कम हमें पता चला कि इस तरह का कोई राजा था। ढेरों इस तरह के शिलालेख चट्टान पर लिखे हुए हैं। तो ये आपके हरियाणा में आज भी है। किसकी पहचान थी ये? इन मौर्यों के बाद धीरे धीरे करके मौर्यों का पतन हुआ, क्योंकि मौर्य अपने धर्म से हट गए। इनका धर्म क्या था? क्षत्रिय। क्षत्रिय जो राजा होते हैं, और राजा का धर्म होता है राजपाट करना, एरिया को बढ़ाना, दूसरों को अपने सामने खत्म कर डालना।
इसने ये सब छोड़ दिया। किसने? अशोक। और ये लग गया धर्म के प्रचार प्रसार में। कौन से धर्म के? तो जब कोई आदमी अपने धर्म से हटेगा ना, अपने कर्म से हटेगा, तो उसका अंत होगा। चाहे इसने अच्छा काम किया, लेकिन जिस काम के लिए बना था वो काम इसने नहीं किया, इसलिए अपने धर्म से हटा, बल्कि बौद्ध धर्म के अपना मेन कर्म क्षत्रिय का छोड़ के, और इसने ये ब्राह्मण वाला काम अपना लिया बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का। और इसी कारण आते 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 इसकी अगली पीढ़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि इसने अपने बेटों को यही शिक्षा दी कि लड़ना झगड़ना नहीं है, राजपाट का पैसा लगाओ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। और इसी कारण जब इसकी कमज़ोर पीढ़ी आई तो एक ब्राह्मण ने, जिसका नाम था, क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग, इसने सारे वही तो पुष्यमित्र शुंग ने कौन से लोगों को, अभी भी नहीं बनी बात ना, कौन से लोगों को आगे बढ़ाया? ब्राह्मण। और इस टाइम पर आपके यहाँ शुंग के टाइम की कई चीज़ें मिलती हैं। ये कब था राजा, कब बना ये? अशोक का टाइम पीरियड था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। इसका मतलब जीरो आने वाला है। जीरो से 232 साल पहले कौन मर गया? अशोक। फिर इसके बेटे पोते कुछ चले, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं बनी। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नया वंश आ गया, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा? शुंग वंश, जो किस धर्म को आगे बढ़ाना चाहता था? ब्राह्मण। और इसने अपना कुल गुरु बनाया एक बहुत बड़े आदमी को, जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि योगपीठ है ना आज बाबा रामदेव वाला, ये ऋषि थे पतंजलि। तो जब शुंग नाम के आदमी ने ब्राह्मण धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, तो पतंजलि नाम का एक गुरु था, जिसको इसने अपने दरबार में रखा और कहा, गुरुजी आप हमें सही शिक्षा दीक्षा दो। इस पतंजलि ने इसके लिए क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। अश्व मतलब घोड़ा, मेध मतलब बलि। घोड़े की बलि दी जाती थी। घोड़ा जिस इलाके में घूमता वो सब राजा का माना जाता था, और जहाँ कोई उसको रोक लेता उस राजा को इससे युद्ध करना पड़ता था। तो ये सोचो कि जीरो से कुछ साल पहले भी क्या करवाया गया है? अश्वमेध यज्ञ। किसने करवाया ये? पतंजलि। किसका ब्राह्मण पुरोहित है? इस शुंग के टाइम में भी आपके यहाँ पर हरियाणा में थोड़ा बहुत कामकाज हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसी दौर में जब ये मौर्य खत्म होने को थे और ये शुंग आने को था, इस टाइम पर आपके यहाँ छोटे छोटे से कुछ एरिया में आपके लोकल लोग राजा के रूप में उभर गए, क्योंकि मौर्य खात्मे पर थे और शुंग उभर रहा था। शुंग ने ज्यादा काम ना मगध के पास किया, आपके यहाँ उतना ध्यान नहीं गया। इसीलिए आपके यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के लोग उभर आए। एक हिसार अग्रोहा की बेल्ट में, जिनको नाम दिया गया अग्र। ये था अग्र गणराज्य। अब ये सोचो कि इंडिया पे कोई राजा राज नहीं कर रहा, अशोक के सारे वंशज कमजोर हैं और अभी कोई नया आया नहीं, पुष्यमित्र आया नहीं। उस बीच में ये अग्र, अग्रोहा हिसार के आसपास। ऐसे ही यहाँ पर शिवालिक की बेल्ट में कौन लोग आ गए? पुणिंद। शिवालिक, अंबाला, यमुनानगर, सुध, जगाधरी की बेल्ट में, पंचकुला से नीचे। और महेंद्रगढ़ की बेल्ट में आ गए अर्जुनायन। कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्जुन के वंशज थे। ये जो यहाँ आगे जाके आएंगे यौधेय गण, वो युधिष्ठिर के वंशज थे, हो भी सकता है। धीरे धीरे क्या हुआ, इस अग्र गणराज्य के ऊपर एक और हावी आ गया, जिसने इसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया और इसको अपने हिस्से में मिला लिया। और उसी को नाम दिया गया आगे जाके, क्या नाम दिया गया? ये पूरी बेल्ट जिसकी थी, ये लोग क्या कहलाए? ये कहलाए यौधेय। यौधेय
योधे जो इलाका है ना, ये आज मान लो कि उस टाइम में अंग्रेज तो ऐसा कहते हैं कि यूपी की बेल्ट तक था, ये हरियाणा में था, कुछ राजस्थान में था और थोड़ा सा पंजाब में था। तो ये योधे बड़ा इलाका था। अब जो ताकतवर राजा हैं वो मर गए और नया कोई ताकतवर बना नहीं, उस बीच में तुम्हारे हरियाणा की स्थिति ऐसी थी। इनकी जानकारी हमें कैसे मिली? ये कोई बहुत लंबे चौड़े राजा नहीं थे, लंबे टाइम तक टिकने वाले। तो इनके बारे में तुम्हें इतिहास से जानकारी सिक्कों से मिली। इनकी कोई लिखी हुई फेमस किताबें नहीं है, क्योंकि किताब लिखवाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों को आश्रय देना पड़ता है, और किताब लिखवाने के लिए आपको कम से कम 400-500 साल राजा भी बन के रहना पड़ता है, तभी लिखने का फ़ायदा। एक राजा अपनी क्या किताब लिखे? तो इसलिए इस टाइम की ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं है। जितनी जानकारी है वो किस पर बेस्ड है? सिक्के। अगर देखें अग्र गणराज्य, तो महाराजा अग्रसेन जो मानते थे कि हम राम के वंशज हैं, भगवान राम जो सूर्यवंशी कहलाते थे। तो भगवान राम कौन से वंश के कहलाते हैं? हाँ, तो ये कहते हैं कि सूर्यवंशी राजा हुए थे भगवान राम के बाद, जिनका नाम क्या था? महाराजा अग्रसेन। और इन्होंने जो इलाका बसाया वो अग्रोहा, जहाँ से वो ईंट नहीं मिली थी सारे गांव वाले, वही इलाका। इस इलाके को जितनी वैश्य जाति के लोग हैं वो अपना स्थल मानते हैं कि भाई हम यहीं से निकले। वैश्य मतलब कौन हुए? आज के व्यापारी, जिसमें सिंगला है, सिंघल है, आपका कुच्छल है, गुप्ता है, अग्रवाल है। जितने तुमने ये सुने ना बनिया जाति के लोग, यही तो व्यापारी हैं। और ये अपने आप को क्या मानते हैं कि हमारा जन्म स्थल क्या था? अग्रोहा। अग्रोहा जब किसने बसाया था? अग्रसेन। कौन से वंश के कहलाते हैं ये? और किसके वंशज मानते हैं ये? भगवान राम के वंशज हैं हम। बाद में जाके आप देखते हैं इन लोगों ने जैन धर्म में ज़्यादा आस्था दिखाई, तो ऐसे बहुत लोग बदले थे। भाई अशोक के दादा को देखें तो वो तो हिंदू धर्म में इंटरेस्ट था उसका, लेकिन उसके बाद में वो जैन बन गया। उसके बेटे ने अलग ही धर्म अपनाया, और इसके जो उसका बेटा हुआ उसने अलग, मतलब सब अलग अलग मर्जी के। पर इनका मानना है कि हमारी शुरुआत भगवान राम के वंश यानी सूर्य वंश से महाराजा अग्रसेन ने की। ये इस बेल्ट में इंपॉर्टेंट थे, और इन लोगों ने फिर अपना एरिया बढ़ाते 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 आगे जाके किसके साथ मिला लिया? योद्धेयों के साथ। योद्धेयों ने अपनी राजधानी बनाई थी यहीं पर, जिसका नाम था प्रकृत, प्रकृत नाक। इसी को आप कहते हैं नौरंगाबाद। अगर आज कहें तो कहाँ पड़ेगा ये? भिवानी में। तो सोचो रोहतक, भिवानी, हिसार की बेल्ट का ये पूरा एरिया, ये पूरा पहले एक छोटा हिस्सा अग्र था, बाद में आगे जाके यही योधे बन गया। इन लोगों का आना जाना एक तो यहाँ था, इसलिए राजधानी लगती है, और एक इनके सिक्कों की टकसाल मिली है खोखरा कोट में। खोखरा कोट जो कहाँ पड़ेगा आपका? रोहतक। और हमने उस दिन भी बातचीत की थी, खोखर जाति जो जाटों में है, ये मानते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से है? खोखरा कोट। जैसे आप ये मानते हैं ना अग्र यहाँ से निकले अग्रवाल वाले, ऐसे खोखर के लिए क्या बना था ये स्थल? खोखरा कोट। और देखते देखते योद्धे इतने हावी हो गए कि सबने इनको मान लिया कि भाई ये सच में काबिल हैं। अब मौर्य तो खत्म हो गए, योद्धेयों के कुछ सिक्के आपको यूपी की बेल्ट में भी मिले, जिससे अंदाजा हुआ कि शायद इनकी धाक यूपी तक थी। इनके कुछ सिक्के आपको राजस्थान की बेल्ट में भी मिले। वैसे राजस्थान में ना ये अर्जुनायन वाले ज्यादा थे, और यही राजस्थान से बढ़ते बढ़ते आपके हरियाणा के कहाँ तक आ गए थे? महेंद्रगढ़ की बेल्ट के आसपास। इन लोगों को अगर देखें, कुणिंद को, ये बहुत ज़्यादा नहीं फैले, ये आपके अंबाला, यमुनानगर, कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का, जगाधरी का, ये पूरी ये वाली बेल्ट जिसको आप कहते हैं शिवालिक के आसपास का रीजन, यहाँ ये लोग थे। जब ये अशोक वाले खत्म हुए, फिर ये शुंग वाले आए। इनके बाद एक बहुत ताकतवर आपके इंडिया पर अटैक होने लग गया था एक नए वंश का, जिसका नाम था कुषाण वंश। विदेशी हैं ये, आपके नहीं हैं। शुंग आपका राजा है, आपके इंडिया का। ये ब्राह्मण जो है ना, ये ओरिजिनल इंडिया के हैं, ये विदेशी हैं। और इनमें एक आदमी था विम कडफिसस, ये आया। विम कडफिसस ने आपके यहाँ आक्रमण किया, और आपके यहाँ शुंगों के बाद जो ये उभर रहे थे छुटपुट छुटपुट से, इनके साथ इनकी लड़ाई हुई। तो कहते हैं कि कुणिंदों ने इन लोगों से हेल्प मांगी, योद्धेयों से, और इन दोनों ने मिलके विम कडफिसस, क्योंकि उतना ताकतवर नहीं था, उसको भगा दिया। जब ये दोनों मिले ना, तो एक सिक्के इन्होंने बनवाए और उस पर लिखवाया द्वि। द्वि का मतलब हम दो,
दो। तो कौन दो हैं ये? यौधेय और कुणिंद। किसको मिलके हराया इन्होंने? कुषाण। अभी कुषाण कमजोर थे, लेकिन जैसे ही कनिष्क राजगद्दी पर बैठेगा अपने बाप के बाद तो बहुत ताकतवर है, और वो जब आएगा ना तो ना कुणिंद कुछ कर पाएंगे, ना यौधेय और ना अर्जुनायन। पर एकदम से नहीं आया वो, पहले उसके दादा थे, फिर उसके पिताजी थे। उस बीच में कुणिंद और यौधेयों ने मिलके किसको हरा दिया था उस टाइम पर? कुषाण। और अपना नाम क्या रख लिया था? द्वि सिक्कों पर। फिर आगे जाके जब कनिष्क आया तो कनिष्क ने हरियाणा पे पूरी बेल्ट पे कब्जा कर लिया। कनिष्क के बाद जो उसके भाई बंधु थे वो कमजोर थे, फिर दोबारा से ये उभर गए, और एक ऐसा दौर आया जब अर्जुनायन प्लस यौधेय प्लस कुणिंद तीनों इकट्ठे हुए और इन्होंने फिर हरा दिया कुषाणों के बाद वाले कमजोर राजाओं को। तब इन्होंने अपने सिक्के चलवाए त्रि। तो हरियाणा के द्वि नाम के सिक्के इन दोनों को दिखाते हैं, त्रि नाम के सिक्के इन तीनों को दिखाते हैं, और ये और दोनों नीचे वाले ये द्विन नाम के सिक्कों से पता चलता है। यानी तीन सिक्के मिले, द्वि, द्विन और त्रि। ऊपर वाले दोनों देखेंगे तो द्वि, ये और ये देखेंगे द्विन, और ये तीनों देखेंगे तो त्रिन। त्रि नाम से दिया गया। ये स्टार्टिंग में काबिल थे तो ये हरा पाए कुषाणों को, लेकिन जब कुषाणों का ताकतवर राजा आया तो फिर ये कुछ नहीं कर पाए, फिर ये चुपचाप शांति से बैठ गए। इसीलिए कुषाण के टाइम के भी आपके यहाँ सिक्के मिले हैं, अदरवाइज सिक्के कहाँ से मिलते? इसी बेल्ट के आसपास आपको कुषाणों के सिक्के भी मिले, जिनसे ये पता चलता है कि उस टाइम पर ये कमजोर थे और कुषाण ताकतवर। लेकिन आगे जाके जब ये कनिष्क मर गया और इसके बाद इसके वंशज कमजोर हुए तो ये दोबारा से हावी हो गए और फिर इन्होंने नए सिक्के बनवाए। लेकिन ये बहुत लंबे नहीं टिके, कुछ साल चले ये। इनका जिक्र कई किताबों में है। जैसे शुंग के टाइम पे कौन था वो ऋषि मुनि, क्या नाम था उसका? पतंजलि। उसने एक किताब लिखी थी महाभाष्य। महाभाष्य, इसमें जिक्र आता है हरियाणा के इन लोकल एरिया के राजाओं का। इसी तरह आगे जाके दो चार किताबें और लिखी गई जिनमें इनका जिक्र आया, पर यहाँ के राजाओं की अपनी पर्सनल किताब नहीं है। ये पतंजलि वाला आपके लिए थोड़ी लिख रहा था, ये तो पतंजलि किसके लिए लिख रहा था? शुंग के लिए। इसके राजपाट को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के चक्कर में आपका जिक्र आया। आपके लिए स्पेशल कोई किताब नहीं लिखी गई। आगे जाके आपकी किताबें लिखी जाएंगी जब हर्षवर्धन का टाइम आएगा, फिर आपको फोकस करके किताब लिखी जाएंगी। अभी आप बस एक ये मान लो, छुटपुट से राजा कोई कोई अपनी किताबों में आपका जिक्र कर रहा है, कोई राजस्थान साइड से, कोई यूपी साइड से। आपकी किताबें नहीं है कि जिससे आपके बारे में जानकारी मिले। क्या ये समझ में आ गया? तो द्वि ये दोनों हैं, ये दोनों द्विन, और ये तीनों त्रि नाम से हैं। कई किताबों में आपका जिक्र आता है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि इनके बारे में कि क्या था क्या नहीं, सिर्फ किससे आइडिया लगा लिया? तो कभी सिक्कों पे कुछ लिखवा दिया, कभी कुछ लिखवा दिया। जब जीत गए तो अपनी बड़ाई करवा दी, हार गए तो सिक्के बनवाए नहीं। तो इसलिए एग्जैक्टली इनकी हिस्ट्री हमें पता नहीं है, बस ये आइडिया है। चलो अब देखेंगे हमने फर्स्ट टॉपिक किया था, सेकेंड थर्ड अभी छोड़ दो, वो अलग हैं। फोर्थ टॉपिक फिर इस जैसा है, पहले वो पढ़ेंगे ताकि एक जैसी चीजें क्लियर हो जाएं। हाँ, 26 पेज पे बता रहे हैं, वो दिया हुआ है। वैदिकोत्तर काल में हरियाणा, एक के बाद सीधे चौथा पढ़ रहे हैं, दूसरा तीसरा अलग टॉपिक हैं, वो इकट्ठे पढ़ाऊंगी इसके बाद फिर। तो वैदिकोत्तर काल में, वैदिकोत्तर मतलब कब? वैदिक काल कब था? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर 600 के बाद से आपके यहाँ क्या आए थे? फिर आपके यहाँ आ गए थे महाजनपद, जिनके ऊपर कौन अटैक करने आ गया था? सिकंदर। और इसी चक्कर में चाणक्य कहाँ से चल के आया था और कहाँ तक आए थे वो? मगध तक। इसके बाद फिर आपके यहाँ धीरे धीरे महाजनपदों के बाद लेटर स्टेज में जाके कौन से दिखाई देंगे आपको? मौर्य। खैर इसमें और इसमें 300 सालों का अंतर है। इन 300 सालों में महाजनपद उभरते रहे, जिनमें से मगध सबसे बड़ा बनेगा। मौर्य काल, मौर्य काल किसके साथ स्टार्ट हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 300, ये मान लो 323 से, और फिर इसका ही अशोक जो हम देखते हैं 232। बाद में भी इनका राजपाट चला, लेकिन उतने ताकतवर नहीं रहे जिनका कि नाम चलता था। तो ये देखो लगभग एक लंबा टाइम पीरियड इन तीन लोगों का है, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक। अशोक के बाद भी 10 इनके वंशज आए, पर वो कमजोर थे। मौर्यों के बाद का आपका हरियाणा आपने देख लिया, जिसमें कौन कौन निकला?
जिसमें आपके हरियाणा में निकला कुनिंद, अर्जुनायन, योद्धेय। योद्धेयों से पहले वहां अग्र थे, अग्रसेन, अग्रोहा, हिसार वाली बेल्ट। चलो पेज 26 पर आ जाओ। गणराज्यों का अभ्युदय और पतन, 16 महाजनपद। बताओ 16 महाजनपद कहाँ दिख रहे हैं यहाँ हमें? किसके बाद? अगर मैं कहूँ किसके बाद आए, एक समय बताओ उस काल का नाम, तो तुम कहोगे वैदिक काल के बाद। ये कौन सा काल था? ये था पूर्व वैदिक काल। क्या इस टाइम आदमी की लाइफ स्टेबल थी? वो जंगलों में, नदियों में घूमता था, उसका मेन टारगेट था जानवर के लिए चरागाह। इस टाइम को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ जाके हमें क्या मिल गया था? और अब लाइफ कैसी थी? स्थायी जीवन। अब राजा बनेंगे, क्योंकि जब जीवन स्थायी होगा तभी तो इंसान एक जगह टिक के रहेगा। यहाँ फिर बड़े बड़े महल बनेंगे, फिर राजा अपनी टेरिटरी बनाएंगे। और उसी को आगे जाके हमने क्या कह दिया? इन महाजनपदों की चर्चा किस किस में है? जैन और बौद्धों की किताब, क्योंकि इसी टाइम वही थे। और इनमें कितने महाजनपद थे? 16। इनमें से सबसे ताकतवर आगे जाके मगध बनेगा, जिसपे फिर किसका राज होगा? मौर्यों का। और किसके कारण होगा ये? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कौन बना के तैयार करेगा? चाणक्य। इसके बाद फिर आपने आज पढ़ा जो वो टॉपिक आएगा। चलो अब पढ़ो। 16 महाजनपदों में कुरु राज्य ही हरियाणा था, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। लेकिन ये राजधानी इंद्रप्रस्थ के बाद में क्या बनी थी? हस्तिनापुर, जब टेरिटरी बढ़ गई थी। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, हस्तिनापुर मतलब मेरठ। तो ये सोचो, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और मेरठ ट्रायंगल बन गया। ये इलाका था कुरु महाजनपद का। ये इस टाइम की बात कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व की। आगे पढ़, यहाँ लिख लेना, इंद्रप्रस्थ के पास लिखो दिल्ली, बाद में राजधानी क्या बनेगी इनकी? हस्तिनापुर। अभी आगे अगला पॉइंट भी आएगा, वो पढ़ो आगे। हरियाणा की इस गणतंत्रीय व्यवस्था के संस्थापक शायद मौर्य जन थे। शायद, एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि किताब तो है ही नहीं कोई। नेक्स्ट पे आ जाओ। महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल, कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 600। इसी टाइम तो युद्ध होगा। कौन सा युद्ध? महाभारत। यहाँ लिख लो, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल के पास महाभारत इसी टाइम लड़ा गया। अब लाइफ कैसी है? स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ, तो पढ़ो। में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। ये कबीलाई कौन से लोग थे? वैदिक काल वाले, जो वो घूमते थे, जो छोटे छोटे, हाँ, जो पुराना वैदिक काल। अब क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, उनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था, तभी तो महाजनपद बनेंगे। परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। अनेक कितने? 16 लिख लो यहाँ। ये बड़े राज्य 16 महाजनपद थे, तब राज्य शब्द नहीं था हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट बुक का नाम देखो, बौद्धों का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट में निकाय कई हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो पूछेंगे बौद्ध धर्म की किस किताब में 16 महाजनपद हैं? अंगुत्तर निकाय। ये किसके बाद का टाइम पीरियड है महाजनपद का? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जिंदगी कैसी थी? कबीलाई समाज था या स्थायी समाज था? किसकी खोज की जा चुकी थी? लोहा। और बड़ा युद्ध लड़ा जा चुका था, महाभारत का। आगे पढ़ो। इनमें से कुरु महाजनपद में हरियाणा का, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, कुरु महाजनपद में हरियाणा का कुरुक्षेत्र शामिल था। कुरुक्षेत्र यानी कुरु राजा का इलाका। मेरठ, जो आगे जाके क्या कहलाएगा? हस्तिनापुर। और दिल्ली, जो क्या कहलाएगा? इंद्रप्रस्थ। तथा थानेश्वर, कुरुक्षेत्र का मेन इलाका थानेश्वर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। ये हमें 3 ट्रायंगल समझ में आ गई, 3 लाइन। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? कुरु। कुरु से कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली। और फिर दिल्ली से मेरठ, और मेरठ से फिर कुरुक्षेत्र। यानी 3 चीजें याद रखनी है, थानेसर कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर मेरठ और इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ये पूरा महाजनपद था। ये टिक कर लो। मेरठ के पास दिल्ली थानेश्वर में कुरु महाजनपद। महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब आज का मेरठ। तो 2 इंपॉर्टेंट शहर हो गए। जैसे इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट, दिल्ली राजधानी नई दिल्ली और मुंबई हमारा आर्थिक राजधानी, ऐसे ही इनके भी 2 इलाके थे ये कुरु थानेसर में, लेकिन इनका एक इलाका था इसमें हस्तिनापुर में और एक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में। यहाँ लिख लेना हस्तिनापुर के पास मेरठ। तो ये ट्रायंगल दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
मौर्य राज्य का अभ्युदय पढ़ लो। 324 ईसा पूर्व में हरियाणा और पंजाब का राजा बनने पर चंद्रगुप्त मौर्य पूर्व की ओर बढ़ा। इसने सबसे पहले पंजाब की बेल्ट पे क्यों कब्जा किया? भाई ये तक्षशिला कहाँ थी? ये पाकिस्तान के हिस्से में थी ना, तो पाकिस्तान के हिस्से में आज का पंजाब पाकिस्तान के पास भी तो है। उस बेल्ट पे पहले अधिकार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इसके गुरु के अंडर, जो मतलब उसकी देखरेख में था इलाका। आगे पढ़ो। तो हरियाणा पंजाब का राजा कब बना? ये 323-24 में, 23-24 लिखते हैं। इसने चंद्रगुप्त मौर्य पूर्व की ओर बढ़ा, वहां से फिर ये आएगा अपने गंगा की तरफ, मगध की तरफ, और धीरे धीरे मगध की ओर जाकर मगध के शासक धनानंद का विनाश किया। ये धनानंद किसका राजा है? नंद वंश का, जो कहाँ राज कर रहा है? महाजनपद पर। कौन से महाजन? मगध पर। और अपने ये वाला कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ? पंजाब। फिर पंजाब से ये कुरुक्षेत्र की बेल्ट से आगे निकल गया, रुका नहीं यहाँ। कहाँ चला गया ये? मगध, बिहार की तरफ। आगे पढ़ना। थानेसर अथवा थानेश्वर में, अंडरलाइन कर लो, थानेसर अथवा थानेश्वर में अशोक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप का भी, कौन सा स्तूप की बात कर रहे हैं? चनेटी ग्राम का स्तूप। लिखो यहाँ, ये स्तूप तुम्हारा चनेटी ग्राम का आज भी है ये। हाँ, चनेटी ग्राम का स्तूप, जो कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर। लेकिन ये इसने तभी नहीं बनवाया होगा, क्योंकि सोचो अशोक तो बहुत लेटेस्ट स्टेज में आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, और अशोक तब बनवाया होगा जब किस धर्म में विश्वास जाग गया, और ये तो उस युद्ध कलिंग के बाद की घटना है। ये आगे पढ़ो। तो मौर्य थानेश्वर में अशोक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया। लिख लेना, चनेटी का, यमुनानगर। महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था। इसका प्रमाण अंबाला में स्थित टोपरा स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये टोपरा का स्तंभ लेख क्या खास था इसमें? टोपरा के स्तंभ लेख में, ये टोपरा के स्तंभ लेख में 4 डायरेक्शंस में कौन सी लिपि थी ये? ब्राह्मी लिपि में टोपरा। टोपरा आज कहाँ पड़ेगा? लेकिन जब बनवाया तो ये अंबाला में था, अब यमुनानगर। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, पहले 4 लिखे थे। इनकी भाषा हुआ करती थी प्राकृत, पाली और संस्कृत। लेकिन बाद में एक राजा हुआ जिसका नाम था विग्रह राज चतुर्थ, जो कौन से वंश का था? हाँ, जो आगे जाके चौहानों में राजा हुआ, जिसने नीचे के 3 अभिलेख, मैंने बताया था आपको, अलग अलग, तो कुल मिला के 4 + 3 कितने हो गए? 7 अभिलेख हैं। ये सातों इंपॉर्टेंट है। अगर भाषा कहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राकृत है, फिर पाली और संस्कृत, लेकिन अगर लिपि कहें तो ब्राह्मी। ऐसे ब्राह्मी लिपि जैसे खरोष्ठी लिपि का भी हमने पढ़ा था, खरोष्ठी लिपि वाला मिला था करनाल में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सरोवर की जानकारी दी गई थी। तो 2 लिपियों के मिले हैं आपको, खरोष्ठी के और ब्राह्मी के। अशोक वाला टिक कर लो अभी। तो अंबाला में स्थित टोपरा अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ लिख लो, लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, पाली संस्कृत, और 7 अभिलेख। ये अब अच्छी तरह याद है हमें, ठीक है। पूछेंगे, चौहान वंश के विग्रह राज ने अपने 3 अभिलेख कहाँ अंकित करवाए? टोपरा अभिलेख में। टोपरा किसका था? अशोक का। अगला पढ़ो, यौधेय गणराज्य। अब ये पूरी बेल्ट में जो छा गए ये यौधेय थे। पहले यौधेय के पार्ट पर कौन था? अग्र। फिर अग्रों का किसमें समावेश हो गया? यौधेयों में। अंडरलाइन करना, मौर्य साम्राज्य के बाद यौधेय गणराज्य का आविर्भाव हुआ। जब कौन कमजोर पड़ गए? मौर्य। तब दोबारा से जागे ये। यौधेय गण की स्थापना यौधेय ने की थी। अंडरलाइन कर लो, यौधेय का कोई राजा, कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर का वंशज था ये, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व और महर्षि पतंजलि, कौन पतंजलि? जो शुंग ब्राह्मण वाला काल था, के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुध जीवी के रूप में किया गया। अस्त्रों के द्वारा जीविका चलाने वालों को कहते हैं आयुध जीवी। तो आयुध जीवी कौन थे इस पतंजलि की किताब में?
योधे, योधे किसके वंशज बताते हैं? युधिष्ठिर के। इनका छोटा सा जिक्र किस जगह पे आया था? द्रोण पर्व में। देखो लिखा था द्रोण पर्व, ये पर्व है ना अलग अलग, उसमें इनका भी जिक्र था, द्रोण पर्व। तो महाभारत में क्या योधेय गणों का जिक्र आया है? बिल्कुल। कौन से पर्व में? द्रोण पर्व में, ये पूछ लेंगे। और किस बड़े ब्राह्मण के टाइम पर? पतंजलि। कौन सी किताब में? महाभाष्य। यानी इनका दो किताबों में जिक्र है, महाभारत के द्रोण पर्व में और पतंजलि की महाभाष्य में। अगला पॉइंट देखो, अब वो पूछेंगे किसमें इनको आयुधजीवी कहा गया? तो महाभाष्य के अस्त्र शस्त्रों से ये जीविका चलाते हैं। नौरंगाबाद किसकी राजधानी थी? इन योद्धाओं की। इसका असली नाम नौरंगाबाद और प्रकृतनाथ था। अंडरलाइन कर लो। नौरंगाबाद से प्राप्त सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में योद्धयाना बहुधान्य, हमें याद है महाभारत में हरियाणा का नाम भी बहुधानक्य था ना लिखा हुआ, वही है ये, अंकित है। तो नौरंगाबाद से बाद में सिक्के मिले जिन पे इन्होंने भी यही लिखवाया। इस गणराज्य की राजधानी प्रकृतनाक या नौरंगाबाद भिवानी थी। योद्धेयों के सांचे जिसमें सिक्के बनते थे ये खोखरा कोट से प्राप्त हुए। बौद्ध बाद में योद्धेयों का कुषाणों से युद्ध हुआ जिसमें कुषाण राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। पहले इन्होंने हरा दिया था कुषाणों के विम कडफिसेस को, उस टाइम पे इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे कि हम प्रतापी हैं। किसके साथ लड़े थे ये? कुषाणों के विम के साथ। किससे मिलके? कुणिंद और ये तो द्वि बना, ये और अर्जुनायन तो द्विन बना, और तीनों लड़े। तो ये कुषाणों के स्टार्टिंग वालों से लड़े, फिर ये चुपचाप बैठ गए जब कौन आया? कनिष्क। इन्होंने कुछ नहीं किया, देखा ताकतवर है। कनिष्क के जब अगले वंशज कमजोर हुए तो फिर ये लड़े, फिर उन्होंने उनको भगाया, फिर सिक्के छापे। ये टिक करो, कुषाण राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। जूनागढ़ अभिलेख, तुम्हें याद है जूनागढ़ अभिलेख एक बहुत बड़ा अभिलेख है, इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा सुन लो। जूनागढ़ कहाँ पड़ेगा? गिरनार पर्वत के आसपास पड़ता है ये, गुजरात में। और कौन सी जगह एग्जैक्टली? जूनागढ़। जूनागढ़ पे एक पूरी चट्टान पे अभिलेख लिखा है। इसमें 3 राजाओं का जिक्र आता है, शांति से सुनो अब ध्यान से। पहला राजा अशोक, इसके मतलब ये मान लो मौर्य लिख देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ एक एक का नाम तो क्या पढ़ेंगे, मौर्य। इसके बाद यहाँ गुप्तों का भी जिक्र आएगा, स्कंदगुप्त का। और इस बीच में मौर्योत्तर काल में एक शक थे जो विदेशी आक्रमणकारी थे। इनमें एक राजा था रुद्रदामन, ये शकों का राजा था, विदेशी शक। तो ये 3 अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं, 3 अलग अलग टाइम के, मौर्य, शक और गुप्त। इन तीनों के टाइम की जानकारी इस बड़ी सी चट्टान पर है, जो चट्टान कहाँ मिली हमें? गुजरात के जूनागढ़ में। किस पर्वत के आसपास? गिरनार। और इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मौर्यों ने भी लिखवाया होगा कुछ इस पत्थर पर, फिर शकों ने भी लिखवाया होगा और बाद में गुप्तों ने भी। खास बात यह है कि इस पर लिखी सारी चीज़ें किस भाषा में है? संस्कृत में। ये पूछ लेंगे। तो संस्कृत भाषा का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चट्टान किसके टाइम में ज़्यादा फेमस हुई? रुद्रदामन। लिखवाया किस किस ने था? मौर्यों ने भी और गुप्तों ने भी। ये गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है, इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ लिख लो। जूनागढ़ के पास गुजरात, गिरनार पर्वत संस्कृत में है ये, गुजरात के गिरनार पर्वत के पास है, संस्कृत में लिखा अभिलेख। यही पूछ लेंगे कि कौन सा अभिलेख संस्कृत में है, खरोष्ठी में, ब्राह्मी में, ये याद रखने पड़ते हैं। तो ये गिरनार वाला संस्कृत में है, ठीक है। और कौन से 3 राजा इसमें मेन गिने जाते हैं? मौर्य, शक और गुप्त। इनके नाम भी पूछ ले तो हमें मौर्यों का नाम भी पता है। कौन था मौर्यों में? अशोक। यहीं लिख लो ये नीचे, अशोक मौर्यों के टाइम पर था और रुद्रदामन शकों के टाइम पर था, और स्कंदगुप्त गुप्तों में से था। स्कंदगुप्त, स से संस्कृत, स से स्कंदगुप्त। तो ये 3 मौर्य, मौर्योत्तर काल के शक और गुप्त, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन तीनों का नाम है इस चट्टान पर जो संस्कृत में लिखी गई है। और इस चट्टान में हमारे हरियाणा के किसका नाम लिखा गया है? योद्धेय गणों का। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि जो भारत के बड़े राजाओं का नाम है वहाँ हमारे भी किन लोगों का नाम आया? योद्धेय गण।
तो पूछ लेंगे हरियाणा के लोकल लेवल पे किस एक गणराज्य का या गणतंत्र का नाम जूनागढ़ अभिलेख पर जो संस्कृत में अंकित है लिखा गया, तो हमारे यौधेय गण का, ये याद रखने की बात है, ठीक है। इसके बाद लिखा है इसके इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव कार्तिकेय याद है तुम्हें? कौन था कार्तिकेय? भगवान शिव जी के दो बेटे थे, गणेश और कार्तिकेय। ये कार्तिकेय का वो क्या था, वाहन मोर। और आगे जाके हम देखते हैं कि मोर को गुप्त भी अंकित करवाते हैं, और मौर्यों का भी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो मयूर पालन का काम करता था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने भी अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था, मयूर या मोर। तो यहाँ भी मोर का एग्जाम्पल है, अंडरलाइन कर लो। कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है जो कार्तिकेय का द्योतक है। कार्तिकेय यौधेय राष्ट्र का आराध्य देव माना जाता था। तो ये किसकी पूजा करते थे लोग? कार्तिकेय की, मतलब शिव जी के बेटे की, जिसका साधन क्या था, वाहन क्या था, मोर। दूसरी तरफ देखो, मौर्य साम्राज्य का विघटन, किसकी मौत के बाद सब चीजें बिखरती चली गई? अशोक। इसके बाद हुए तो 10 राजा पर सारे कमजोर थे। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद जो गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई, उसकी स्थापना में यौधेय गणों ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखा कितने समझदार थे यौधेय, कब चुप बैठे रहे? कनिष्क तो भी आया ही नहीं जब मौर्य थे। मौर्यों में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। क्यों इनसे पंगे लेने, मार देते। ये हैं पुराने, कौन सी किताब में इनका जिक्र आया था? महाभारत के द्रोण पर्व में भी इनका नाम आया। लेकिन ये समझदार थे, पतंजलि के महाभाष्य में इन्होंने कुछ नहीं किया। जब कौन से लोग कमजोर पड़े, मौर्य, तब फिर इन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट राजा हैं। तो समझदारी तो थी, पहले इंडिपेंडेंट बनते तो मार ना देते इनको। ये चुपचाप शांति से बैठे रहे और पुराने टाइम से बैठे हुए काम कर रहे थे। अब जाके उभर के सामने आए, किसके पतन के बाद? मौर्यों के या अशोक के। ये अंडरलाइन कर लो। मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई, उसकी स्थापना में यौधेय गणों ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से यौधेय शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। अभी मैंने आपको क्या कहा, महाभारत लिखने की ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता। अगर आप इसको विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो वो कहते हैं ये 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको अपने हिसाब से देखें तो उस टाइम तक 500 साल से वेदव्यास के जिंदा बैठे थे। वेदव्यास इंसान के रूप में थे ना, तो इतने साल तक जिंदा बैठना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये एक डिस्प्यूट, और यही कारण है कि हमारे इतिहास को दुनिया नहीं मानती। वो कहते हैं तुम्हारे इतिहास का डेट्स का पता ही नहीं चलता, कोई कभी कहीं उठा के ले आता, कोई कहीं। इसलिए हमारे इतिहास पे विदेशियों ने काम किया, और जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, वो विदेशियों के नजरिए से भारत का इतिहास है। हमारा अपना कोई इतिहास जिसको हम कहें ऑथेंटिक। तुमने बार बार एक नाम सुना है आदमी का, कनिंघम। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, कनिंघम कोई हिस्ट्री जानने वाला आदमी ही नहीं था जिसने हरियाणा का इतिहास पे बहुत काम किया। ये एक इंजीनियर था। एक ग्रुप बताया था, बंगाल इंजीनियर ग्रुप्स, याद है तुम्हें? ये पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर काम किया था। GR ब्लेन करके एक आदमी था। ये इस कंपनी में इंजीनियर बन के आया था जिसका नाम था कनिंघम। फिर जब ये हरियाणा आया ना, तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट सा क्रिएट हुआ। इसने देखा यहाँ साइट्स मिल रही थी, क्योंकि राखी गढ़ी और ये सब आप जानते हैं पुराने टाइम में इनमें थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो गया था। तो कनिंघम का इंटरेस्ट होने के कारण इसने किस पे काम करना शुरू कर दिया? हिस्ट्री, जबकि ये था इंजीनियर। और फिर इसने पुरातत्व से जुड़े ढेर स्थल, सिक्के और सब खोद निकाले। तो जिस आदमी ने हिस्ट्री का कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था अपने देश में, वो आपके देश में आके हरियाणा की हिस्ट्री को खोजने में सबसे बड़े नामों में से इसका नाम है। और आपकी हिस्ट्री की जो किताबें हैं वो एग्जैक्टली ये भी नहीं बताती कि वो लिखी किस सदी में, किसने लिखी, कोई सच में लिख रहा था या कोई बस ऐसे अपने, क्योंकि हर आदमी का हिस्ट्री सोचने और देखने का एक नज़रिया होता है। ये प्रॉब्लम है, आपकी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं मानी गई और इसीलिए लोग आपके इतिहास पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनका कहीं कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। अब लिखे हुए 4 पत्ते कहीं मिल गए, कहीं ताड़पत्र कहीं मिल गए। हम तो मानते हैं कि भाई हमारे भगवानों ने लिखी, हमारे देवताओं ने लिखी, हमारे ऋषि मुनियों ने, लेकिन साइंटिफिक तरीके से इसको हिस्ट्री सही नहीं माना जाता, इसीलिए इसको पढ़ाया नहीं जाता। चलो पढ़ेंगे आगे। तो यौधेय गण, लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से यौधेय शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि महाभारत के किस पर्व में? द्रोण पर्व में। और अगर आप उसको विकिपीडिया पे चेक करते हैं तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिखाता है, इसीलिए।
तो यहाँ लिख लो, लिखा भी हुआ देखो, पतंजलि के महाभाष्य में, अंडरलाइन करो, महाभाष्य, महाभारत, इसके ऊपर लिख लो द्रोण पर्व, महाभारत के द्रोण पर्व में इनका नाम आया। पुराण में और अन्य प्राचीन साहित्य ग्रंथों में इनका उल्लेख। कौन से अभिलेख पर भी नाम देखा हमने? जूनागढ़ पर ये मेन नहीं थे। नेक्स्ट पढ़ो, यौधेयों का राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गणराज्य था और इस विशाल गणराज्य का मुख्य केंद्र क्या था? हरियाणा प्रदेश। विशाल तो ऐसे लग रहा है नहीं कहाँ कहाँ फैला हो, विशाल आपके यहीं था बस, और इसका एरिया हम ही थे। नेक्स्ट 1834 में कैप्टन कोटले, ये भी एक अंग्रेज है, इसने कुछ सिक्के खोदे इसमें यूपी में, फिर कनिंघम ने आपके यहाँ खोदे, अंडरलाइन करना। 1834 कैप्टन कोटले नामक व्यक्ति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यौधेय गणों के सिक्के मिले। तो पूछेंगे यौधेय गणों के सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले? यूपी में। किसको मिले? कैप्टन कोटले, अंग्रेज है ये खोद रहा था, इसको मिल गए सिक्के। नेक्स्ट करो, सबसे पहले कनिंघम महोदय ने, कनिंघम कौन था असलियत में? एक इंजीनियर है, और आपके यहाँ इसका इंटरेस्ट हो गया हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, फिर चीज़ें खोदना, निकालना, जानना, ये इसने अपना फील्ड बना लिया। कनिंघम महोदय ने हरियाणा क्षेत्र में यौधेय गण के सिक्के प्राप्त किए। तो यौधेयों के सिक्के दो जगह मिले, पहले कैप्टन कोटले को यूपी में और फिर कनिंघम को हरियाणा में। नेक्स्ट करना, सोनीपत से यौधेय सिक्कों के 2 ढेर मिले, फिर तो पूरे हरियाणा में मिलेंगे ये, सोनीपत अकेले नहीं, सब जगह मिलेंगे। रोजर्स महोदय को कुछ सिक्के हांसी और खरखोदा से प्राप्त हुए। 1938-39 में जयजयवती जींद नामक गांव से यौधेय सिक्कों का बड़ा ढेर, यानी सोचो जींद में मिल रहे हैं, हरियाणा में मिल रहे हैं, पूरे यूपी में मिल रहे हैं, हांसी में, सोनीपत में, हर जगह। सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, करनाल जिलों से बहुत सारे यौधेय सिक्के प्राप्त हुए। 1961 में रोहतक से प्राप्त सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो ये पूरे में फैले हुए थे। हाल ही में भिवानी जिले के नौरंगाबाद, जिसको क्या कहते थे ये लोग अपनी राजधानी, प्रकृतनाग नामक स्थान पर भी ऐसी ही टकसाल मिली हैं, जहां से बहुत सारे सिक्के और सांचे प्राप्त हुए, जो यौधेय इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। यौधेयों ने अपनी किताब नहीं लिखी, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट किताब और एक चट्टान पर इनका नाम आया। कौन सी किताब? महाभारत का द्रोण और पर्व और महाभाष्य। किसका लिखा है? पतंजलि का। किस चट्टान पर इनका जिक्र है? जूनागढ़। किस में लिखी गई है? संस्कृत में। कितने कुल के राजाओं का बड़ा नाम है? मौर्यों का, शकों का, गुप्तों का। गुप्त में स्कंदगुप्त, मौर्य में अशोक और शक में रुद्रदामन। इसमें हमारा भी नाम आया यौधेय गण का। तो यहाँ से हमें आइडिया लिखा, लिखित में मिला। और कहाँ से? महाभाष्य। किसने लिखी? पतंजलि ने। वैसे किस पर्व में तुम्हारा महाभारत में नाम था? द्रोण। लेकिन ये ताकतवर कब बने? जब कौन मर गए? जब मौर्य खात्मे पर आ गए, तब उभरे ये। चलो आगे देखना। मौर्य शासन के पतन के बाद लगभग संपूर्ण हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ भाग और पंजाब का कुछ क्षेत्र यौधेय गणराज्य के अंतर्गत आ गया। किसके पतन के बाद? मौर्य, क्योंकि मौर्यों का पतन हो गया अशोक के बाद से, तब फिर ये बन गए। यौधेयाना बहुधाणक्य, ये अंडरलाइन कर लो, मुद्राएं मौर्य काल के पतन के समय की हैं। तो मौर्य खत्म हुए, इनके सिक्के चल पड़े। ऐसी मुद्राओं की मौर्यकालीन लिपि से स्पष्ट होता है। अगला भी अंडरलाइन करो, यौधेयों के विशाल राज्य की राजधानी प्राकृतनाग नगर, नौरंगाबाद, बामला, रोहतक दूसरा प्रसिद्ध स्थान था। तब इसका नाम रोहतक नहीं था, खोखरा कोट था, खोखरा कोट। और संभवतः शायद ये किसी बड़े प्रशासनिक डिवीजन का मुख्यालय था, शायद यहाँ से भी प्रशासन देखते होंगे यौधेय। शायद सिरसा भी ऐसा ही नगर था। तो इनके 3 जगह मेन मिली, हमें आइडिया लगता है। कौन कौन सी? पहला प्रकृतनाग, खोखरा कोट, रोहतक और सिरसा, शायद ये इनके मुख्य स्थल थे। नेक्स्ट पढ़ना, यौधेय गणराज्य में कुषाण शासकों के सिक्कों का मिलना, क्योंकि कुषाण इन पे हावी हो जाएंगे किसके टाइम में आके? कनिष्क। उससे पहले किसको भगाएंगे यहाँ से? कनिष्क के पिता को और दादा को। लेकिन कनिष्क की ताकत के सामने चुप बैठ जाएंगे। समझदार कितने हैं ना, पहले भी चुप बैठ गए थे। जब कौन थे? मौर्य। भाई क्यों लड़के मरना लिखा है, चुपचाप बैठे रहो, जब ये मरेंगे तो हम उभर जाएंगे। फिर कौन आए? कनिष्क। कनिष्क कुषाण। कुषाणों से लड़े, जिससे लगा लड़ सकते हैं उनको हरा दिया, जिससे लगा ताकतवर है चुपचाप बैठ गए। जब वो खत्म हो गया तो इनके फिर बच्चे दोबारा से उभरेंगे। अंडरलाइन कर लो ये। कुषाण शासकों के सिक्कों का मिलना यहाँ उनके शासन की विद्यमानता को पुष्टि करता है।
कौन कुषाण शासक थे, टिक कर लो, विम कदफिसेस, ये पहला और दूसरे थे। फिर कनिष्क सबसे ताकतवर, यहाँ लिख लो, सर्वशक्तिशाली, सबसे बड़ा कुषाणों का राजा ही कनिष्क था। फिर इसका अगला था हुविष्क वासुदेव, कमजोर थे। फिर आगे विम कदफिसेस, ये सबसे बड़ा आदमी पहला, के समय योद्धे और कुषाणों में प्रबल संघर्ष हुआ। तो किससे लड़े ये हमारे योद्धे? विम कदफिसेस। किसके पिताजी हैं ये? कनिष्क के। कनिष्क ताकतवर है, कमजोर, संभवतः इसने पूरी तरह योद्धाओं पर अधिकार नहीं कर पाया। तो किसको हरा दिया होगा इन्होंने? विम कदफिसेस को। अगले पेज पर आ जाओ। कनिष्क और हुविष्क का योद्धेयों पर पूरा नियंत्रण रहा। तो योद्धे किसके टाइम पे शांत हो गए? कनिष्क के टाइम पे। अगला टिक करना, वासुदेव, कमजोर है अभी ये। वासुदेव के समय योद्धेयों ने न केवल स्वयं को स्वतंत्र कराया बल्कि संपूर्ण भारत को कुषाणों के चंगुल से मुक्त करवाया। ऐसे लिख रहे हैं जैसे पता नहीं कितनों को भगाया, तब तक ये खुद ही भाग गए थे, छोटे से रह गए थे। तो हमने किसको हरा दिया? वासुदेव। कौन से वंश का है ये? कुषाण। और ये पूछे कि किस बड़े हरियाणा के गणराज्य ने कुषाणों के साम्राज्य को यहाँ से समाप्ति में सहयोग किया? तो योद्धेगण। लेकिन ये किसके टाइम शांत थे? कनिष्क और हुविष्क के टाइम। उनके सिक्के कहाँ तक मिले तुम्हारे? रोहतक तक, भिवानी तक, मतलब उनका सिक्का चलता था। नेक्स्ट टिक करना, डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर के अनुसार योद्धेयों ने ये काम कुणिंदों के साथ, कुणिंद कहाँ वाले? अंबाला, शिवालिक, यहाँ लिख लो शॉर्ट में शिवालिक, इस बेल्ट से मदद ले ली वासुदेव के टाइम पर। वासुदेव कमजोर था। अर्जुनायन कहाँ वाला? महेंद्रगढ़, लिख लो MG, महेंद्रगढ़ आदि अनेक पड़ोसी गणराज्यों का शक्तिशाली संघ बनाकर किया। तो अल्तेकर जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, इनका कहना है कि ये जो कनिष्क के वंशज थे ना वासुदेव, इसको भगाने के लिए 3 लोग इकट्ठे हुए। कौन कौन? कुणिंद, योद्धेय, अर्जुनायन। ठीक है, आगे पढ़ लो। उपरोक्त महत्वपूर्ण घटना यानी कुषाणों से स्वतंत्रता को चिरस्थायी बनाने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए योद्धेयों ने इस समय खास प्रकार के सिक्के चलाए जिन पर लिखा था योद्धेय गणस्य जय। योद्धेय ने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। तो किसकी जीत के बाद ये लिखा इन्होंने? अपनी जीत। किससे जीत गए ये? कुषाणों से। कुषाणों का अंतिम ताकतवर कौन था? वासुदेव, जिसको इन्होंने भगा दिया। कौन सा युद्ध लड़े गए ये? 3 कौन कौन इकट्ठे हुए? कुणिंद, योद्धेय और अर्जुनायन। इसे क्या नाम दिया जाएगा? त्रि। तो त्रि ने मिलकर किनको हराया? कुषाणों को। कुषाणों में किसके सामने ये चुप बैठे रहते थे? कनिष्क और हुविष्क। किससे ये लड़े थे पहले? पहले विम कदफिसेस। पर विम इतना ताकतवर नहीं था। कौन इतना ताकतवर था कि इनको चुप कराया? कनिष्क। चलो कल अग्र पढ़ लेंगे।